सरकार को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो संसद में अपनी बात कह पाए। जिस तरह से जो सेशन ही नहीं हंगामों की भेंट चढ़ जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस और विपक्ष दल सरकार को अटैक करने की दिशा में हावी दिख रहा है। क्या ये चालाकियां होंगी या इसी तरह से ये चलता रहेगा? इसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए, उनके पास कोई चारा नहीं है। 132 सीट है, 132 सीट है, 13 सीट और चाहिए मेजॉरिटी के लिए। तो मुझे तो लगता है कि एकनाथ शिंदे अलग भी हो जाते हैं तो पवार साहब, अजीत पवार हैं। राजनीति हलकों में बहुत बड़ा दिन है। किसान आंदोलन 3.0 से लेके संसद तक सब जगह भूचाल मचा हुआ है और इस बीच एक भूचाल और बड़ा खड़ा हो गया है, वो है बोफोर्स। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लग रहा है कि बोफोर्स का मुद्दा फिर से शुरू होगा? ये राजनीतिक पहल है या इसमें कुछ और आपको अंदरूनी कुछ नज़र आ रहा है? देखिए पूजा जी, इस समय जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है जी, उसमें कई दिन, एक हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी, और तकरीबन 20 दिसंबर तक चलेगा सेशन। उसमें कई मुद्दे इम्पोर्टेंट थे। आपको पता है संभल का जो मस्जिद वाला जो सर्वे वाला एक बड़ा मुद्दा हो गया। उसके पहले जो है मणिपुर का एक मुद्दा था और वक्फ बोर्ड बिल के लिए जो सहमति होनी थी जी। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, लेकिन इस मुद्दों के बीच में जो आपने देखा होगा कि अडानी मुद्दे पर यूएस की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, इंडाइटमेंट की बात आ गई। तो उसकी वजह से जो विंटर सेशन के मुद्दे थे वो थोड़ा सा बदल गए। इसी बीच आपने देखा कि एक और मुद्दा, जैसा आपने कहा बोफोर्स वाला मुद्दा आ गया है। तो बोफोर्स वाले मुद्दे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। वो यूँ आप कहें कि इसी समय के काल में जो है कालखंड में एक ऐसी घटना हो गई। घटना क्या, यहाँ एक जो प्राइवेट जासूस लोग थे, उनकी संस्था के साथ में एक साहब, वहाँ के जो प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, उसके जो है प्रमुख जासूस कह सकती हैं, वो आए थे। तो उन्होंने जो है कुछ रेवलेशन किए। तो आपने फेयरफैक्स ग्रुप्स की बात कर रहे हैं क्या? जी, उसमें जो आए और उन्होंने बात कही कि साहब उस केस को किस तरह से डिले किया गया था कांग्रेस के रेजिम में। कांग्रेस की रेजिम ने लेटर ऑफ रोगेटरी, जो क्या कहते हैं, वो जो अदालत से एक लेटर लिखना पड़ता है, जो कि दूसरे कोर्ट को, विदेश में दूसरे कोर्ट में लिखना पड़ता है, तो उसके जरिए अनुरोध किया जाता है डिटेल्स के लिए। तो वो नहीं, उसमें डिले किया। उसके बाद जो है इन सब डिले की वजह से सीबीआई को जो है कोर्ट ने काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो लटार लगाई थी। तो उन सब मामलों को देखते हुए जब नए फैक्ट्स आ रहे हैं और उसी बीच एक मामला हो सकता है कि सीबीआई उन सब चीज़ों से, जो वर्तमान सरकार में आप जान रहे हैं कि एनडीए सरकार अलग सरकार है, तो वो उस सरकार के उसमें जो है निर्देशन में जो है सीबीआई चाहेगी कि उन आरोपों से जो उसके ऊपर लगाए गए थे डेलिबरेट डिले के, उससे उसका दामन छूट जाए। और दूसरी बात यह है कि जो इस समय मुद्दा गर्म हो गया है अडानी वाला, हो सकता है राजनीतिक कारणों की वजह से उस मुद्दे को जो है जो वर्तमान सरकार उठावे, ताकि जो है उसकी तपिश कम हो सके, जो सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। तो शायद इस मुद्दे को उठा के जो है शायद उस पॉलिटिकल मुद्दे के तो साथ आपका इशारा शायद उसी तरफ जा रहा है कि अडानी के मामले को बार बार उठाया जा रहा है सदन में। और राहुल गांधी तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से ही पीछे, मतलब अडानी को गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस तरह की मांग कर रही हैं अडानी को लेके। और अडानी का भी कुछ ना कुछ इस तरह का चलता ही चला आ रहा है। भले ही उन्होंने लास्ट टाइम बयान दे दिया कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां आपके साथ चलती हैं। जी, उसके बीच में मैं एक आपको टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इसके बीच में आप देखेंगे कि जो सरकार जिस तरह से बैकफुट पे हो जा रही है, या क्लियर कट, चूँकि सरकार बैकफुट पे इसलिए हो जा रही है क्योंकि सरकार को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो संसद में अपनी बात कह पाए। जिस तरह से जो सेशन ही हंगामों की भेंट चढ़ जा रहा है। और कांग्रेस बहुत एग्रेसिव है। कांग्रेस इसलिए एग्रेसिव है, आपने देखा होगा कि संभल वाला जैसे मुद्दा है, तो उसमें चूंकि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो चल रहा है, तो वो लोग जो उनका एक कमिटेड काडर है, कमिटेड वोट बैंक है,
तो उस तरीके से मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के मुद्दों को जो है सरकार जो है डेलिब्रेट तरीके से कर रही, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस और विपक्ष दल सरकार को अटैक करने की दिशा में हावी दिख रहा तो है। आपको लग रहा है कि इस बार कुछ मोदी सरकार जो है वो सदन में थोड़ी घबराई सी और सीधा सदन को स्थगित ही कर दे रहे हैं? लगातार पिछले 5 दिनों से एक बार भी बहस नहीं चल पाई है और 5 दिन से हर दूसरे मिनट में हंगामा शुरू होता है और स्थगन कर दिया जाता है, जैसा आज भी छठा दिन था और आज भी स्थगन कर दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये हंगामे की भेंट चढ़ाना या डिले करना और इसी बीच में कोई एक नया बिल लाके पेश कर देना, क्या ये चालाकियां होंगी या इसी तरह से ये चलता रहेगा और संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? मुझे लगता है कि ये जो विंटर सेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चूंकि बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी कांग्रेस को जो है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हराने के बाद, उसके पहले हरियाणा चुनाव में हराने के बाद उसका जो आत्मबल है बहुत बढ़ा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो 2/3 एक तरह से देखा जाए तो 1/3 जो एक तिहाई सीट ही कांग्रेस पा पाई, जबकि वो क्लेम कर रहे थे कि साहब महाराष्ट्र में जो लोकसभा के परिणाम आए थे उसमें आपने देखा 48 में से जो है 31 सीटें जीती थी। तो उसके अनुसार अगर हम असेंबली में काउंट करते हैं तो तकरीबन 155 से 160 सीट कांग्रेस और यानी एमवीए को जीतनी चाहिए थी। वो लोग नहीं जीतता है, बुरी तरह से परास्त हुए। उसमें परास्त होने में कई कारण है। बीजेपी ने जो है जिस तरह से बहुत कोर्स करेक्शन किया और जिस तरह से उनका काडर जो है आरएसएस के साथ मिलकर वहाँ पर उन लोगों ने कैंपेन चलाया, तो बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। लेकिन संसद का न चलना उनके लिए एक दिक्कत की बात है। तो उस बीच में अगर ये बोफोर्स का मामला आता है, जिसमें मैं बोफोर्स के लिए दर्शकों के लिए बता दूं कि ये 80 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ एक जो स्वीडन की कंपनी थी उससे तोपों का समझौता हुआ था तकरीबन 1400 करोड़। मुझे लगता है उसमें अमिताभ बच्चन से लेके और राजीव गांधी तक पूर्व प्रधानमंत्री, मैंने इसीलिए कहा ना कि वो उस समय शुरू हुआ था मुद्दा, तो उसी में जो है उसी की वजह से आपको याद होगा कि राजीव गांधी की सरकार भी गई उसी वजह से, उनके खिलाफ में मोर्चा खोला, जो अब वो नहीं है विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था अरुण जी उसमें कि 64 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप लगा था, लेकिन पूरी जांच और गतिविधियों में अभी तक 250 करोड़ खर्च हो चुके। वही मैं कहना चाह रहा था कि जितने का घूस नहीं दिया गया था उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो खर्च कर चुकी हैं। और उसके बाद में उस केस से राजीव गांधी बरी हो चुके थे। उसके बाद क्वात्रोची जो मेन थे, जो इटालियन थे, जो उनका नाम आता था, वो भी, और ज्यादातर लोग जो इस समय नहीं है, जिंदा नहीं है। तो ऐसे केस में फिर से कहते नहीं कि उसका भूत फिर से जगा देना। हाँ। तो ये मामला पॉलिटिकल ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर तथ्यों की बात करें तो सिर्फ वही मामला है कि सीबीआई को अपने ऊपर आरोपों से अपने को बरी करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में जाके ये एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन उसके साथ में कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाने के लिए, ताकि जिस तरह की कांग्रेस ने अपने रेजिम में खामियां की, उस जांच को किस तरह से डिले करवाया और डेलिबरेट तरीके से फैक्ट्स को छुपाया गया, उन सब कारणों को अगर लेकर जो बीजेपी यानी जो वर्तमान सरकार को मौका लगता है तो वो कांग्रेस को बैकफुट पे ले जा सकती है। लेकिन मेरा कहना कि अभी भी जो है जो रूलिंग पार्टी है वो कॉन्फिडेंस के साथ भरी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत क्रूशल था और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने जीत हासिल की है वो अप्रत्याशित है। लेकिन आप कह रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के लिए बहुत ही क्रूशियल था और जिस तरह से जीत हासिल की, लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं आपको नहीं लग रहा कि बैकफुट पे हैं? एकनाथ शिंदे अलग नाराज होकर अपने सतारा चले गए और वहाँ से अब बयान दे रहे हैं। 10 दिन होने को आए, अभी तक सीएम नहीं बन पाया है, जबकि झारखंड में सीएम पद की शपथ लेके काम भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र में आप कह रही हैं कि ये डिले हुआ है। अलायंस की जब राजनीति होती है तो उसमें जब कभी कभी कुछ मुद्दे फंसते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो प्लम मिनिस्ट्रीज को लेकर जो टसल चल रहा है कि उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए, पीडब्ल्यूडी भी चाहिए और अर्बन डेवलपमेंट भी चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी चाहिए, तो ज़्यादातर प्लम मिनिस्ट्रीज उनको चाहिए। उस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह की बात की, उन सब मिनिस्ट्रीज को लेकर जो टसल चल रहा है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह डिसाइड करेंगे उसको मैं मानूंगा। तो ये जो मानूंगा, इसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए, उनके पास कोई चारा नहीं है। 132 सीट है
132 सीट है, 13 सीट और चाहिए मेजॉरिटी के लिए। तो मुझे तो लगता है कि एकनाथ शिंदे अलग भी हो जाते हैं तो पवार साहब, अजीत पवार हैं, उनकी पार्टी में, उनके पास में तकरीबन 41 एमएलए हैं, तो सरकार तो बननी है 5 तारीख को जैसे अजीत पवार चुप्पी भी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। जी, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता है। मैं एक अजीब सा सिनारियो की बात करूं, अगर पुरानी शिवसेना जो है, जो कि उद्धव वाली शिवसेना है, उनके पास में 20 एमएलए हैं, अगर बीजेपी उनको मैनेज कर लेती है तो ये दोनों अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इस तरह की भी बात कह सकता हूं, क्योंकि सिर्फ 13 एमएलए और चाहिए। तो आप एक तरफ ये भी इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि जोड़ तोड़ इस तरह के भी चल सकते हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में आप किसी चीज को अस्थायी नहीं कह सकती हैं। और कहाँ के कॉम्बिनेशन आपने देखा कि 2 धुरी हुआ करता था, कांग्रेस और शिवसेना। पिछली बार जब 2019 में जो है वो लोग जो हिंदुत्व की एक बात कर रहा है, एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व लाइन को परसू करने वाला पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेती है, एनसीपी के साथ में, उद्धव ठाकरे साहब उनके साथ चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो इस समय अगर उनको अपने को फिर से या एकनाथ शिंदे के साथ स्कोर सेटल करना हो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल पिच एक है, उस पिच को ग्रहण करने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई चल रही है, जिसमें कि फिलहाल जो एकनाथ शिंदे हावी हो गए हैं। उन्होंने जो लीगेसी वॉर में देखा जाए तो ठाकरे साहब को एक तरह से पटकनी दे दी है भाई। उनकी पार्टी, उनके फादर की पार्टी, उन्हीं को कह दिया कि भाई ये तुम्हारी पार्टी नहीं है जी, तो और उनको मतलब उद्धव लगा के यूबीटी हो गई वो जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है, ऐसा नहीं है कि स्कोर सेटल नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। वहाँ का काडर आप देखेंगे तो 90% से अबव काडर जो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे के साथ में है, वो शिवसेना के साथ मर्ज होना चाहता है, बीजेपी के साथ आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर एकनाथ शिंदे जो है विद्रोही स्वर अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साहब मेरी, अगर वो चाहते हैं दिखाना कि मेरी वजह से, मेरे नेतृत्व में हाँ, उन्होंने ये बोला भी है कि सबसे ज्यादा विकास जो हुआ वो पिछले उनके कार्यकाल में हुआ। ये कोई भी जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय व्यक्ति होगा इसी तरह की बात करेगा, क्योंकि उनको पूरा मौका बीजेपी ने दिया। कोई इस तरह की परेशानी होने नहीं दी, क्योंकि बीजेपी के पास में उस समय भी 105 एमएलए हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है, आपस के सहयोग और कोऑपरेशन से जो है, जिस तरह से वो सरकार चली, इसमें कोई दौरा नहीं, बहुत अच्छे ढंग से चली। और किसी भी प्रोग्राम को, लड़की बहन योजना को वो श्रेय देते हैं, वो भी मैं मानता हूँ। 2.3 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से तकरीबन थोड़ा सा कम महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो आपने देखा वर्तमान चुनाव में जो महिलाओं को जो लाभ मिला है, फ्रीबी जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो इसकी वजह से तकरीबन 6% का जो है एक वोट का जो शिफ्ट दिखा है। 6% वोट का शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है, जो महिलाओं का वोट बैंक 6% पॉजिटिव तरीके से आ जाए किसी के फेवर में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो है, जो एक तरफा आया है वोट, ये इसके पीछे कई कारण हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जैसे कल खबर आई कि भैया डेट डिसाइड हो गई है सीएम की कि भाई ओथ लेंगे 5 तारीख को, 4 तारीख को अब मीटिंग होनी है, आज 2 तारीख है। आपको लग रहा है कि इस दिन ये 2 दिन जो है बहुत क्रूशियल है बीजेपी के लिए? और देखिए क्रूशियल तो है, लेकिन आपको मैंने कहा कि अगर वो एकनाथ शिंदे अगर हम लोग कह सकते हैं कि वो नहीं आते हैं इस अलायंस के साथ में, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो है अजीत पवार की पार्टी के पास 41 एमएलए हैं। अगर सपोज आप बिल्कुल तरीके से, मैंने कहा कि अगर वाइल्ड तरीके से हम लोग सोचने की बात करें कि दोनों चले जाते हैं, तो ये लोग दोनों अगर बाकी अपोजिशन के साथ में जाते हैं तो भी मुश्किल होगा उनके लिए सरकार बनाना। तो इस स्थिति में अगर उद्धव की सेना 20 एमएलए इधर चले आते हैं, तो वो तो आप बहुत पॉजिटिव सी बात, मतलब सरकार बनाने के लिए तो इनके पास मैनेज ही कर लेंगे। और वैसे भी जो गवर्नर जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्मेशन को जो है इनवाइट करता है, 15 दिन उनको मिल सकता है कि साहब आप जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेजॉरिटी सीट जीत कीजिए। तो उसमें बीजेपी के पास पूरा मौका है। वो अलग बात है कि जो अलायंस धर्म निभाना जो है राजनीतिक मजबूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति के लिए अच्छी बात है कि आप जिस अलायंस पार्टनर को लेके चल रहे हैं उसके साथ में आगे बढ़ें। तो अब देखना होगा कि कल बोफोर्स का बिल कितना बिलबिलाता है बाहर निकल के, बोफोर्स का मुद्दा, सॉरी, अब देखना होगा कि बोफोर्स का मुद्दा अब कितना बिलबिलाता है बाहर निकलकर, या फिर देवेंद्र फडणवीस की होती है सत्ता। देखते रहिए India.com।